और यहाँ उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग अशोक सम्राट की जयंती मना रहे हैं। जयंती क्या हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि कुशवाहा समाज में पैदा हुए थे? तो वैसे तो तमाम जातियों में तमाम लोग पैदा हुए, लेकिन सम्राट अशोक की जयंती हम इसलिए मना रहे हैं कि विश्व के ये नायाब सम्राट थे, एक अप्रतिम सम्राट थे, बेजोड़ सम्राट थे, जिन्होंने पहली बार दुनिया में, पहली बार सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में पहली बार यह अवधारणा दी कि राज्य सत्ता प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है। पहले राज सत्ता और राजकोष राजा साहब की अय्यासी के लिए खर्च होता, बड़े बड़े राजमहल बनते थे, शिकार पर जाते थे, आखिर सेना रखते थे, यहाँ युद्ध वहाँ युद्ध। सम्राट अशोक के समय यह देश जितनी प्राकृतिक सीमाओं को छूना था उतना छू चुका था। अब इससे ज़्यादा इस देश का विस्तार संभव नहीं था। हिंदू कुश से लेकर हमारे सामने ये बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सब काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। जानते होंगे कि चंद्रगुप्त ने हिंदू कुश से लेकर, यानी जिसमें आज आधा अफगानिस्तान है, पूरा पाकिस्तान है, पूरा इंडिया है, बांग्लादेश है और आपका नेपाल की आधी तरह, इतना बड़ा साम्राज्य, और इतना बड़ा साम्राज्य इस देश में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया, और उसके पहले नहीं था और उसके बाद में भी नहीं हुआ। इतना मजबूत अंग्रेजों का भी नहीं था, अफगानिस्तान तक नहीं था, नेपाल की तराई भी उनमें सम्मिलित नहीं थी। तो ये प्राकृतिक सीमा जो जितना विकास हो सकता है, होने के बाद अशोक को उत्तराधिकार मिला। और जब अशोक राजा हुआ आज से 2400 साल पहले, 2400 साल पहले न लोकतंत्र की अवधारणा थी, न ये जन कल्याण की अवधारणा थी। सिर्फ राजे महाराजे जमींदार थे, सामंत थे, मतलब बादशाह थे, अपना मौज मस्ती करते थे, सेना थी, फौज फाटा था, राजमहल था, लेकिन आम जनता गरीबी या शिक्षा अभाव में रहती थी। सम्राट अशोक ने पहली बार राजसत्ता और राजकोष का उपयोग शुरू किया कि लोक कल्याण के लिए है, लोक मंगल के लिए। और ये अवधारणा उन्होंने ली कहाँ से? भाई, शासक और सम्राट के पास अगर विचारधारा नहीं, आइडियोलॉजी नहीं है, उसके पास कोई दार्शनिक नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो वो तो सिर्फ सिवा तलवारबाजी करेगा। लेकिन प्रसन्नता की बात कि इस देश में 300 साल पहले भगवान बुद्ध पैदा हो चुके थे। उन्होंने साधना करके एक ऐसा मार्ग ढूंढा, एक ऐसा मार्ग ढूंढा जिसमें न मंदिर की ज़रूरत है, न मूर्ति की ज़रूरत है, न यज्ञ की ज़रूरत है, न किसी धार्मिक उपक्रम की ज़रूरत है। उसमें सिर्फ ज़रूरत है आप एक अच्छा इंसान बन जाए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक विचारधारा ऐसी रही जो समाज को उच्च, मध्यम, फिर एक करके 4 भागों में बांट दिया। और 4 भागों में एक बंटवारा तो ऐसे होता है ना कि जैसे हम खेत बांटते हैं ना, एक खेत ये, एक खेत ये, एक खेत ये, एक खेत ये, तो वो तो बंटवारा हुआ। लेकिन एक खेत 100 मीटर ऊपर हो, एक भाई को 50 मीटर नीचे दिया जाए, एक को यहाँ दिया जाए, एक को 100 मीटर नीचे पाताल में दिया जाए। तो उन्होंने समाज का विभाजन इस ढंग से किया। जब
जो समाज को इस ढंग से विभाजित करेंगे वो लोग कैसे अखंड समाज बना पाए? कैसे बनाएंगे अखंड समाज, आप बता दीजिए। अगर ऊंचा नीचा कर दिए, आज तमाम जातियां इस देश में, कभी कभी लोग कहते हैं अरे जातिवाद हटना चाहिए। अब उनको बात ही नहीं समझ में आती कि जाति और वर्ण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, और जातियों में तो जातियों का समूह है ना। कुशवाहा बड़ा है कि पाल बड़ा है कि लोधी बड़ा है कि ठाकुर बड़ा है, कौन बड़ा है, ये जातियां नहीं बताती, ये वर्ण व्यवस्था बताती है। यानी वर्ण व्यवस्था में 4 खाने बना दिए, और 4 खाने ऐसे ऐसे कर देते तब भी चल जाता। 4 खाने कैसे बनाए? एक खाना वही बताया ना, 100 मीटर ऊपर, एक बीच में, एक धरती पर और एक 100 मीटर नीचे। तो जो लोग इस देश में एक समतावादी समाज नहीं बना सकते, अखंड समाज नहीं बना सकते, वो लोग कभी इस देश में अखंड राष्ट्र नहीं बना सकते। और यही कारण है कि हम लोग अपने पीढ़ी को, अभी सीताराम भाई साहब बता रहे थे कि हम गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं, हम दमन का इतिहास पढ़ा रहे हैं, हम शोषण का इतिहास पढ़ा रहे हैं, हम गौरव का इतिहास, स्वाभिमान का इतिहास। हम लोग इस देश के भाग्य विधाता रहे, सम्राट रहे हैं, हम सबसे बड़े विश्व के दार्शनिक रहे हैं, हम बुद्ध, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क तमाम के उत्तराधिकारी रहे हैं। हम उसकी बात नहीं करते हैं। हम बहुत ही हीन मानसिकता अपने पीढ़ियों में ले जा रहे हैं। इनको एक उदात्त इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत है। और मित्रों, मैं बता दूं, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हों, इस देश में भगवान बुद्ध के जन्म के बाद, उनकी विचारधारा फैलने के बाद, और उत्तर भारत में हर्षवर्धन तक इस देश में 100 साल अगर पुष्यमित्र शुंग को छोड़ दिया जाए तो एक भी ब्राह्मण और क्षत्रिय सम्राट नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। सारे यही जो जातियां हैं इन्हीं लोगों के बीच से हुए। आपके बगल में एक छत्र है, इसमें बरेली में, कितना बड़ा उसका इतिहास है, नागवंशियों का। राजा महाराजा रहे, आज नागवंशियों के संतानें उनको अछूत बनाए रखा बहुत दिनों तक, राजे महाराजे। तो आप जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो हो गया वो हो गया, जहाँ तक पानी बह गया बह गया। अब हमारे लोगों को भी एक स्वस्थ चिंतन की ज़रूरत है। अगर आप सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं तो इस लोकतंत्र में सम्राट अशोक की जयंती का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो तो राजे महाराजे थे, सम्राट थे, क्या मतलब है? लेकिन हम इसलिए मना रहे हैं कि सम्राट अशोक ने जो कुछ किया आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था से कहीं बेहतर किया। आज जितना हम नहीं कर पा रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उतना सम्राट अशोक ने राज्य व्यवस्था में की। जब राजशाही थी, सम्राट की व्यवस्था थी, तब किया। ये देश, जैसा मैंने कहा कि बहुत विशाल सीमा प्राप्त कर चुका था चंद्रगुप्त, और जब कोई देश विशाल सीमा प्राप्त कर ले तो अंदर से मजबूत होना चाहिए। देश अंदर से मजबूत, और देश अंदर से मजबूत कब होता है? देश है क्या? देश है क्या भाई? जैसे यही सवायदपुर है, क्या है भाई? यहाँ की सड़क भी हो, यहाँ की नदी भी हो, यहाँ के खेत भी हो, यहाँ के चूहे भी हो, बिल्ली भी हो, सब कुछ हो, लेकिन सवायदपुर के निवासी ना हो तो क्या सवायदपुर कोई देश राष्ट्र बनेगा? क्या जिला? नहीं बनेगा। राष्ट्र की सबसे मौलिक इकाई इंसान है। तो इंसान के निर्माण का काम अशोक ने शुरू किया, और बुद्ध ने कहा जब समता होगी समाज में, जब बराबरी होगी, जब मैत्री करुणा से रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी करेंगे, और इस देश में विभिन्न मतांतर के लोग रहे हैं और रहेंगे। आप एक जाई किसी को इस देश में नहीं कर सकते हैं। यही विविधता इस देश की खूबसूरती है, और उस विविधता में कैसे हम प्रेम मोहब्बत भाईचारा से रहें, यह सम्राट अशोक ने इस देश को पहली बार शऊर सिखाया, इस देश को संस्कार दिया। आप पूरे शिलालेख उसके पढ़ डालिए।
कहीं मौर्य शब्द का उल्लेख नहीं, कभी शाक्य शब्द का उल्लेख नहीं, कहीं सम्राट शब्द का उल्लेख नहीं, सिर्फ प्रियदर्शी राजा इस प्रकार बोले। और वो आदमी आज से 24 साल पहले जनता से सीधे संवाद करता है, कोई बिचौलिया नहीं, कोई पुरोहित नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं, और जनता से संवाद करते हैं तो किस भाषा में करते हैं? जनता की भाषा में करते हैं। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम था। और मौर्य साम्राज्य ने, मौर्य शासकों ने इस देश की आम जनता की भाषा को, इस देश की आम जनता की संस्कृति को, इस देश की आम जनता के अहमियत और अस्तित्व का स्वाभिमान सम्मान बचाने के लिए उन्होंने काम किया। और पूरे देश में उन्होंने लोक भाषा में शिलालेख लिखवा दिया। कितना बड़ा द्रोह एक विचारधारा का अशोक की विचारधारा से है। और हम लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और तमाम हमारे बच्चे भी पढ़ते होंगे, हमारे लोग भी बात करते हैं, अरे मौर्य साम्राज्य, कुशवाहा साम्राज्य तो तभी चला गया ना जब अशोक ने तलवार रख दी। अब उनको कौन समझाए कि लोकतंत्र में तो सभी तलवार रख दी हो भाई, रख दी हो कि नहीं रख दी हो? इसका अर्थ हुआ तलवार रख देंगे तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। और सम्राट अशोक के समय एक भी विद्रोह का पूरे राज्य में कोई उदाहरण नहीं है। और ये तो राजवंश है भाई। हम आईएएस अफसर हुए, पीसीएस से आईएएस हो गए, रिजाइन देकर मंत्री भी बन गए, लेकिन हमारा लड़का तो नहीं हुआ ना आईएएस। कोई ज़रूरी है कि जितना हम प्रतिभाशाली थे मेरा लड़का भी हो, और लड़के का लड़का भी उतने प्रतिभाशाली हो। तो राज, जैसे लोग कहते हैं मौर्य साम्राज्य का क्यों पतन हुआ, तो भाई तलवार रखने से नहीं पतन हुआ, ये मौर्य साम्राज्य था इसीलिए पतन हो गया। ये एक राजवंश था, तो राजवंश का पतन स्वाभाविक है। लेकिन आज लोकतंत्र है। 2400 साल पहले अशोक ने एक बेहतर राष्ट्र बनाने की, एक बेहतर समाज बनाने की, एक समता, करुणा, मैत्री मय समाज बनाने का उन्होंने कार्य किया। इसलिए लोकतांत्रिक देश में अशोक की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। इसलिए नहीं इकट्ठे हुए कि अशोक हमारे जात बिरादरी के थे, कुशवाहा जात बिरादरी के। नेहरू तो नहीं थे ना, नेहरू तो पंडित जी थे, और नेहरू जी बहुत अध्ययनशील आदमी थे। और नेहरू जी ने देखा कि पूरी दुनिया को भारत क्या दे सकता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही देश स्वतंत्र हुआ था। पूरा विश्व लहूलुहान था। कितनी हत्याएं हुई, कितने लोग, कितनी हमारी माँ बहनें विधवा हुई, कितने जवान लोग मारे गए, कितनी संपत्ति नष्ट हो गई, पूरा विश्व लहूलुहान था। तो नेहरू जी को लगा कि इस अंधकारमय वातावरण में पूरे दुनिया में दो पर्सनालिटी ऐसे हैं, बुद्ध और अशोक, जिनके मूल्यों को अगर भारत अपना ले तो ये भारत पहले भी विश्व गुरु रहा है और अब भी विश्व गुरु होगा। इसलिए नेहरू ने कहा कि दुनिया को अब युद्ध नहीं चाहिए, दुनिया को बुद्ध चाहिए। दुनिया को खून खराबा वाला सम्राट नहीं चाहिए, लोकतंत्र है। दुनिया को सम्राट अशोक चाहिए, जो सत्ता के चरम शीर्ष पर जाकर के भी राजकोष का उपयोग लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करता है। मित्रों, आज अभी जब हम आ रहे थे तो उधर से आवाज़ आ रही थी, हम लोगों की शिक्षा, रोजगार बहुत दुर्दशा होगी। हम इस देश में 85% लोग हैं, है कि नहीं भाई? और 85% लोग आज 85 टुकड़ों में बटे हुए हैं। इस पर भी हमारा बौद्धिक वर्ग चिंतन नहीं कर रहा है। भाई अशोक का राज्य कैसे आएगा? अब कोई तलवार या दगुआ डकैत का गैंग बनाकर तो अशोक का राज्य नहीं लाएंगे ना। अब तो लोकतंत्र है ना। अब तो आप चुनाव से विधायक बनेंगे, आपके विधायक ज़्यादा होंगे तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके एमपी ज़्यादा होंगे तो आप पार्लियामेंट में रहेंगे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तो अशोक और चंद्रगुप्त या शिवाजी जो भी कह लीजिए, वो लोकतांत्रिक माध्यम से ही आप बन सकते हैं। तो अगर लोकतांत्रिक माध्यम से बन सकते हैं और
उन महापुरुषों के मूल्यों को देश में फिर से स्थापित करना है, जिन्होंने मानवता, समता, करुणा, मैत्री तमाम मूल्यों की बात की, एक बेहतर समाज राष्ट्र बनाने की बात की। तो हमको ये काम लोकतांत्रिक ढंग से करना पड़ेगा। और लोकतांत्रिक ढंग का यही हुआ, अभी आपसे प्रश्न पूछ रहे थे कि इस देश में, पूरे देश में हम 85% लोगों की कोई एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है भाई? नहीं है। आज इस देश में किसी एक नेता का नाम बता दीजिए, किसी एक नेता का, दलित पिछड़े का, जिसको दो जाति दिलो जान से मोहब्बत करती है कोई नेता? भाई बता दो। सब पढ़े लिखे लोग हैं, बात पढ़ते, कोई नेता है? तो ये हम लोगों का राजनीतिक पतन। अगर आज हम लोगों के बीच ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी होती जिसमें कभी पाल राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, कभी कुशवाहा होता, कभी जाटव होता, कभी निषाद होता, कभी लोधी होता, कभी बिहार का कुर्मी होता, कभी मध्य प्रदेश का आदिवासी होता, कभी महाराष्ट्र का महार होता, कभी राजस्थान का गुजर होता, कभी हरियाणा का सैनी होता, कभी मुस्लिम होता, कभी कोई होता, कभी कोई होता, बदलता रहता। 3 साल का 4 साल का कार्यकाल रख लेते। तो आज क्या 70 साल में हम एक राष्ट्रीय पार्टी भी विकसित कर लेते कि नहीं कर लेते? और 85% की पार्टी होती, सिर्फ बात करने से नहीं होगा हम 85 हम 85। अरे आप हो कहाँ राजनीति में? आप तो एक रामलाल एक पार्टी बना ले, और रामलाल आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर रामलाल का लड़का बिहारी लाल रहे, फिर बिहारी लाल का लड़का अनोखे लाल रहे। तो रामलाल की एक जाति भी तो है कि नहीं है भाई? इस देश में हर आदमी की जाति है। तो एक जाति एक परिवार की पार्टी हो गई कि नहीं हो गई? तो जब एक जात परिवार की पार्टी हो गई, तो क्यों बाबा साहब का नाम लेते हो? क्यों ज्योतिबा फूले का नाम लेते हो? क्यों अशोक का नाम लेते हो? क्यों सावित्रीबाई फूले का नाम लेते हो? क्यों पेरियार का नाम लेते हो? इन लोगों ने तो सबसे ऊपर उठ करके काम किया। और आज लोकतंत्र, आप ऊपर उठोगे, आप ऊपर उठोगे, सबको अवसर दीजिए। देखिए 85% की 10 साल में पार्टी बन जाए, और आप हर राज्य में कहीं यादव हो मुख्यमंत्री, कहीं पाल हो, कहीं लोधी हो, कहीं आदिवासी हो, कहीं शेड्यूल कास्ट का कोई हो, कहीं मुस्लिम हो, फिर बदल दो भाई 5 साल में। तो मैं समझता हूँ कि 85% की पार्टी बन जाए, और राजकोष में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। आपको कल्पना नहीं होगा, ये बच्चे हमारे सामने पढ़ी लिखी है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार साल भर में कितना खर्च करती है? पता है? पता है बेटा? नहीं पता है, पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार साल भर में 6 लाख करोड़ खर्च करती है। कितना खर्च करती है? और शिक्षा पर कितना खर्च करती है? 1 लाख करोड़। अब हम बिहारी लाल से कह रहे हैं कि अरे छोड़ो भाई, सरकार उतना करती रहेगी, हम लोग मिल करके कुछ करते। कहाँ से कर लोगे भाई? वहाँ 1 लाख करोड़ पानी में बहा जा रहा है। यहाँ बिहारी लाल एक NGO बना करके छोटे छोटे प्रयास करके शिक्षा, कहाँ से शिक्षा दोगे? तो जब तक आप लोग सत्ता में नहीं आओगे, तब तक ऐसे रोने रोइए। यहाँ ज़्यादातर कुशवाहा समाज के लोग हैं, ज़्यादातर कुशवाहा समाज के लोग हैं। मैं एक भ्रम आज आपका दूर करना चाहूँगा कि यह समाज कभी भी वर्ण व्यवस्था का पोषक नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। आपको शायद पता होगा कि ये जो शब्द आए, कोयरी, काछी, मुराव, मुराई, यही 4 शब्द से पूरा हम लोग उत्तर भारत में जाने जा। 4 ही शब्द है। अब कोई कुशवाहा लिख ले, कोई महतो लिख ले, कोई चौधरी लिख ले, अलग बात। लेकिन बाप दादों के 4 ही शब्द हैं, काछी, कोयरी, मुराव और मुराई। आपको पता होगा कि शाक्य घराना था। शाक्य घराना जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। उनके सभागार में कोई मंत्री ब्राह्मण नहीं था, न कोई गुरु ब्राह्मण था। शाक्य कबीले में सभी शाक्य थे, न कोई ब्राह्मण था, न कोई क्षत्रिय था, न कोई वैश्य था, न कोई शूद्र था। तमाम आज भी आदिवासी कबीले हैं हमारे देश में। अब उन आदिवासी कबीले में कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन बताएगा? वही व्यक्ति ओझाई भी कर रहा है, वही शादी भी करा दे रहा है, वही धनुष भी चढ़ा रहा है, वही शिकार भी कर ले आ रहा है, और जरूरत पड़ी तो वही खेती भी कर लिया, वही कर रहा है ना। तो हम लोग कबीलाई संस्कृति के लोग रहे हैं, हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था कभी नहीं माना। इसके बाद आप जानते हैं कि रोहिणी नदी के किनारे एक तरफ
कोली गणराज्य था, एक तरफ शाक्य गणराज्य, और दोनों शाक्य ही थे। विदुरथ ने आक्रमण किया, उसकी भी कहानी है, क्योंकि समय बहुत हो जाएगा, संक्षेप में बताना चाहता हूँ। विदुरथ ने आक्रमण किया तो जो जिधर रहेगा उधर ही तो भागेगा भाई। जैसे राम गंगा के उधर वाले उधर भागेंगे और राम गंगा के इधर वाले इधर भागेंगे। तो शाक्य गणराज्य इधर था, इधर भागे। सकिया से शाक्य से सकिया, सकिया से कसिया, कसिया से हो गए कछिया, कछिया से हो गए काछी, और उधर भागे कोली गणराज्य के लोग, कोली से हो गए कोयली। और जब 3 बार विदुरथ ने आक्रमण किया शाक्य गणराज्य पर, तो कुछ लोग बड़ा होशियार मान लीजिए, चालू मान लीजिए, डरपोक तो नहीं कह सकता भाई, क्योंकि उसी में से सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त पैदा हुए। अपना सुरक्षित एक जगह बैठ गए, चले जा गए मौर्य, पिपली वन में मौर्य गणराज्य स्थापित किए। वो मौर्य बन गए, मौर्य और मुरारी। तो इसी शाक्य और कोली से, जो कि दोनों शाक्य थे, दोनों शाक्य, जैसे यादवों का एक कबीला रामगंगा के उधर हो और यादवों का एक कबीला रामगंगा के इधर हो, तो ये 4 शब्द आए। और उत्तर भारत में आपकी संख्या सबसे ज़्यादा है। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन संप्रदाय के अनुयायी थे, जो वर्ण व्यवस्था नहीं मानता। उनका लड़का बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का, दो वर्ण व्यवस्था नहीं मानता। और अशोक तो खुल्लम खुल्ला बुद्धिस्ट थे, जो वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। हमारा कुल खानदान कभी भी वर्ण व्यवस्था नहीं माना, ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं माना। और इस देश में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदू शब्द के विरुद्ध बहुत ज़्यादा आक्रोश व्यक्त करते हैं, उसको थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, हिंदू इस देश के, जब अरबियन लोग आए, मुस्लिम लोग आए, इस देश के जितने निवासी हैं इस देश की सीमा में, सबको इन्होंने हिंदू कह दिया। और हिंदू वो है जो एक अल्लाह है और एक वो, यानी इस्लाम धर्म के एकदम विपरीत उसका। और यहाँ क्या था, कोई जैन धर्मानुयायी था, कोई बौद्ध धर्मानुयायी था, कोई शंकर जी का था, कोई गणेश जी का, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को मानता था। तो हिंदू जो है इस देश के निवासियों का एक नाम है, जेनरिक, जिसे जेनरिक कहते हैं ना, जेनरिक समझते हैं ना आप लोग, एक सामान्य नाम, एक सामान्य नाम कि सारे लोग हिंदू हो गए। और जो भी उनका पंथ, पूजा पाठ की पद्धति, सब हिंदू धर्म के अंग हो गए। तो ये जो बाकी एक व्यवस्था है, वो एक हिंदू धर्म का एक छोटा सा पार्ट है। और आज दुर्भाग्य है कि वही एक छोटा सा अंश अपने को पूरे देश में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि अशोक ने ये कहा था कि सब मिलजुल करके रहें, और मिलजुल करके रहने का शौक पैदा करना पड़ेगा। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लानी पड़ेगी। मैं कह रहा था कि उत्तर भारत में आज कुशवाहा बिरादरी सबसे ज़्यादा है। आप गुजरात में हो, आप महाराष्ट्र में हो, आप हरियाणा में हो, आप पंजाब में हो, आप राजस्थान में हो, आप मध्य प्रदेश में हो, आप छत्तीसगढ़ में हो, आप झारखंड में हो, आप पूर्वोत्तर राज्यों में, असम में भी हो, बिहार में भी कुछ कोयली लोग हैं, वहाँ बंगाल में, बिहार में तो है ही, उत्तर प्रदेश में है ही, आपके जम्मू के तराई में भी है, और दिल्ली में भी। इतना बड़ा भौगोलिक विस्तार है आप लोगों का। लेकिन अगर हमारे देश के इस जाति के नौजवानों को और पढ़े लिखे लोगों को सद्बुद्धि आ जाए, तो आप अपने आप में देश में राजनीतिक गुरु बनने की भूमिका अदा कर सकते हो। लेकिन ये भूमिका तभी अदा कर सकते हो जब आप गुरु की भूमिका में आओ। और हम लोग क्या करते हैं, पार्टी बना लिए, आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जिन लोगों ने ये बुराई शुरू की, उनसे लोग कट गए कि नहीं कट गए? आपसे भी कट जाएंगे। तो कोई एक जात बिरादरी लोकतंत्र में राज सत्ता नहीं प्राप्त कर सकती। लेकिन अगर ये बिरादरी चाहे, इसके पास बुद्ध का दर्शन है, इसके पास चंद्रगुप्त का पराक्रम है, इसके पास अशोक का त्याग है, इसके पास ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का संघर्ष है, इसके बाद बाबू जगदेव प्रसाद का संघर्ष है, बताया हुआ मार्ग है,
तमाम महापुरुषों का एक बड़ा सोच, एक दर्शन, एक बड़ा इतिहास इस समाज के साथ है। और अगर आप लोग एक रचनात्मक काम शुरू कर दो, और मित्रों इन सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से कोई सत्ता नहीं मिलती है, होना चाहिए, सब कुछ भी होना चाहिए। कुशवाहा महासभा भी मिले, बुद्ध जयंती भी बनाई जाए, अशोक जयंती, क्योंकि ये विचारधारा का प्रचार करते हैं, हमारी नई पीढ़ी को हमारे पुरखों का जो इतिहास है उससे अवगत कराते हैं। लेकिन सत्ता लोकतंत्र में राजनीतिक दल से ही मिल सकता है। और अगर ये कुशवाहा बिरादरी ठान ले तो जो अन्य जातियों ने गलतियां की राजनीतिक, उस गलतियों से उबर करके हमारा यह समाज फिर एक बार बुद्ध, अशोक, चंद्रगुप्त, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई की भूमिका इस देश में अदा कर सकता है। हमारे पुरखों ने एक जात के लिए, एक समाज के लिए काम नहीं किया, एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, वो पूरे देश के लिए किया, पूरी मानवता के लिए किया, पूरे राष्ट्र के लिए किया। इसलिए अशोक के शिलालेखों में भी मैं कह रहा था, कहीं अपनी जाति भी नहीं घोषित की, कई जाति अपनी नहीं घोषित की। और हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे, ये काफ़ी समृद्ध लोग हैं सवाईपुर के, मैं जानता हूँ, अच्छे खेतीबाड़ी वाले लोग हैं। अपने घरों में चाहे आप सीमेंट का या पत्थर तो बड़ा दूर पड़ता है, एक सीमेंट का ही पहाड़ टाइप का बना करके अशोक के शिलालेख का कोई न कोई एक बात अपने घरों पर जैसे प्रवेश करते या कहीं रखिए। पढ़े बच्चे, क्या अशोक ने कहा था, किसी के घर में जैसे वो नहीं है, तमाम उनके 2-2, 3-3, 4-4 वाक्य है हर जगह। तो नई पीढ़ी को उसकी विचारधारा से हमको अवगत कराने की जरूरत है। और नई पीढ़ी को विशेष रूप से हमको भी जो माताएं बहनें हैं, आज अशोक जयंती मनाई जा रही थी, अभी तो हम लोग परंपरा शुरू कर रहे हैं, शऊर सीख रहे हैं। लेकिन इतने बड़े सम्राट का जयंती मना रहे हैं और सूखे सूखे, न गाना है, न बजाना है, न सोहर है। हमारी बच्चियों को अभी कह दिया जाए तो बाकी उन पर तमाम गीत गा देंगे, सोहर भी गा देंगे। अरे भाई, नाम परिवर्तन कर लो ना, उसी में नाम बदल लो, नाम बदल कर सोहर वही रखो, गाओ, नाचो। जब तक आप अपने महापुरुषों का उत्सव पूर्वक आप जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा। और इस देश में बंधुओं, एक वर्ग तो चाहता है कि ये जो दलित पिछड़ों के महापुरुष हैं, इनको जात के खांचे में बंद कर दिया जाए। इस खतरे से भी हमें आगाह होना पड़ेगा। आप अशोक जयंती मनाइए, अपने अड़ोस पड़ोस अन्य जातियों के जो लोग आइए, उनको अशोक से अवगत कराइए। अगली बार हो सकता है वो अध्ययन करके आए, पढ़ करके आए, और हो सकता है आपसे बेहतर अशोक पर उनकी समझ उत्पन्न हो और बेहतर वो प्रस्तुतिकरण कर सकें। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, और मैं तो बिना बुलाए मेहमान की बात आया।